हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के एग्जाम क्रैकर। मैं विष्णु दत्त शर्मा एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के एग्जाम क्रैकर पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी आने वाली 31 जनवरी को हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है वो होने वाला है। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा फार्मासिस्ट के लिए एग्ज़ाम लिया गया था पहले, उसका पूरा पेपर लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको इस पेपर के सभी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा और उनसे रिलेटेड जो एक्सप्लेनेशन है उसको डिस्कस करूंगा। इससे फ्रेंड्स, आपको जो आने वाला एग्ज़ाम है उसके बारे में क्वेश्चंस का लेवल पता चलेगा और आपको अंदाज़ा हो जाएगा किस पैटर्न पर ये क्वेश्चन आते हैं इस एग्ज़ाम में। इससे आपको आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेंगी। और फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा, इस वीडियो चैनल पर जो ये यूट्यूब चैनल है, इसके माध्यम से मैं आपके लिए डेली एजुकेशनल और जो अपडेट से रिलेटेड वीडियो हैं वो लेकर आता हूँ। अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी से रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। उससे आपको हमारी वीडियोज़ के लगातार नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप आसानी से हमारी वीडियोज़ को देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आइए डिस्कस करते हैं इस एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी क्वेश्चन, और आप बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखिए। तो देखते हैं इस एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है ये, गुजरात का मुख्य बंदरगाह, जो गुजरात राज्य है उसकी जो सबसे मुख्य बंदरगाह है, पोर्ट है, वो कौन सा है? यहाँ पर हमारा आंसर होगा कांडला। ये कंडला नहीं, कांडला नाम है इसका। कांडला पोर्ट है जो गुजरात का मुख्य पोर्ट है। नेक्स्ट, दास कैपिटल, एक बुक का नाम है दास कैपिटल। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स ने लिखी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट, ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान, एक डेजर्ट है, रेगिस्तान है ग्रेट विक्टोरिया के नाम से, वो कहाँ पर स्थित है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ये ऑस्ट्रेलिया में है। नगर उदय अभियान, जो नगर उदय के नाम से अभियान है, कैंपेन है, वो किसके द्वारा चला गया? कौन से राज्य ने ये चलाया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश ने ये चलाया है। राष्ट्रीय एकता दिवस, जो राष्ट्रीय एकता दिवस है वो कब मनाया जाता है? आंसर होगा सही ऑप्शन ए, 31 अक्टूबर। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उनका बर्थडे होता है 31 अक्टूबर को, और उनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन 6, नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? जो सॉल्ट सत्याग्रह था वो कब शुरू हुआ था? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ये शुरू हुआ था 24 मार्च 1930 को। और इसमें जो दांडी यात्रा शुरू हुई थी, महात्मा गांधी ने शुरू की थी, वो 24 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक ये चली थी, 6 अप्रैल 1930 तक। विषम शब्द चयन कीजिए, एक रीजनिंग का क्वेश्चन आया है। इनमें से हमने ओड नंबर बताना है, 2, 5, फिर 10, 26, 37, 50 और 64। तो देखेंगे एक बार ध्यान से नंबर को। पहले 2 देखा हमने, फिर 5 देखा। ये हमको लग रहा है जो स्क्वायर होते हैं नंबर्स के उनके आसपास है, यानी 2 है वो 1 का स्क्वायर प्लस 1 है, 5 है वो है 2 स्क्वायर प्लस 1, और फिर है 3 स्क्वायर प्लस 1 आएगा 10, 26 है 5 स्क्वायर प्लस 1 है, 37 है जो वो होता है 6 स्क्वायर प्लस 1, और 50 होता है 7 स्क्वायर प्लस 1। तो 64 है जो ये नंबर, ये 8 का स्क्वायर है। बाकी में प्लस 1 भी किया गया है, इसलिए 64 ओड 1 नंबर है। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट, एक कोडिंग दी गई है, ये एनालॉजी का क्वेश्चन है। टेबल को लिखा गया है UBCME, तो चेयर को क्या लिखा जाएगा? ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे टेबल में हमने देखा टी से जो नेक्स्ट नंबर आता वो यू आता है अल्फ़ाबेट में, टी का यू हुआ, ए से बी आया, बी से सी हुआ है, फिर एल का एम, यानी नेक्स्ट जो अल्फ़ाबेट आता है वो यहाँ पर कोडिंग में दिया गया है। और ई, और एक जो ई दिया गया है ये सेम रहा है लेटर। तो एक लेटर चेयर में जो हमको आंसर निकालना है उसमें देखेंगे चेयर से नेक्स्ट आएगा डी, डी सब में 2 में डी है ऑप्शन में पहला, फिर एच आएगा, एच से नेक्स्ट क्या आएगा? आई, तो डी आई। तो सही ऑप्शन हम चुन लेंगे, इसी से हमको पूरा कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर पूरा यही आएगा। अगर पूरा भी देखेंगे हम, ए से बी आएगा, फिर
आई से आई रहेगा, एक अल्फ़ाबेट इसमें भी सेम रहा था ही, यहाँ पर आई का आई रहेगा और आर से एस आएगा। तो इस क्वेश्चन के जो हिसाब से सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 6/11 के दशमलव रूप में, जब इसको दशमलव रूप में लिखेंगे तो दशमलव बिंदु के दाईं ओर 25वां अंक क्या होगा, देखते हैं। 6/11 को हम सोल्व करते हैं तो क्या आता है, पहले जीरो लगा के फिर पॉइंट लगाएंगे, 11 पंजे 55 पे जाएगा, पहले जब जीरो लेंगे पीछे 60 बन जाएगा तो 55, फिर 5 बचेगा रिमाइंडर, 5 के फिर जीरो लेंगे एक और 5 के बाद तो 50 बनेगा, 11 चौके 44। तो इस तरह से आया, 6 फिर से बचा, फिर 6 पे 60 बनेगा, जीरो उतारेंगे एक और इसके पीछे तो फिर से आएगा 5 और फिर से 4 बचेगा, सॉरी 5 बचेगा और ये 50 बनेगा, फिर से 4 पे जाएगा। तो ये रिपीट होगी सीरीज, जो इसकी जो दशमलव रूप में लिखेंगे 0.45454 ऐसे रिपीट होता जाएगा। तो पहले नंबर पे आया है जो ओड नंबर्स के जो ओड प्लेसेस होंगे उस पर 5 आएगा और इवन पे आएगा 4। ओके, तो 25वां निकालना, 25वां है ओड नंबर, तो 25वें नंबर पे 5 आएगा। ओके, तो 5 जो आएगा सही आंसर ऑप्शन सी आएगा। इस तरह से आशा करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बढ़ई है, कारपेंटर है, उसने जो 10 मीटर स्क्वायर अक्षेत्रफल का एक आयताकार चौखट बनाया है। यदि बढ़ई को ऐसा ही चौखट पहले लंबाई और चौड़ाई का दोगुना माप लेकर बनाना हो तो दूसरे चौखट का क्षेत्रफल क्या होगा। पहला क्षेत्रफल है 10 मीटर स्क्वायर, हमको पता है आयताकार जो रेक्टेंगुलर होता है उसकी लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है एरिया, यानी L इंटू बी की वैल्यू 10 दी गई है शुरू में, फिर उसको अगर डबल लेंथ करनी पड़ेगी तो 2L इंटू 2B होगा यहाँ पे, ये हमारा क्षेत्रफल आएगा। यहाँ से 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर 4 इंटू LB, और LB की वैल्यू हम पहले देख चुके हैं 10 आई, तो 10 को यहाँ पे रखेंगे तो 10 गुना 4 40 आएगी आंसर। तो अभी जो नया आएगा एरिया वो आएगा 40 मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विषम का चयन कीजिए, इसके ऑप्शन देखते हैं क्वेश्चन के। ओड वन आउट का क्वेश्चन है, इन सब में से 4 ऑप्शन में जो ओड वन आउट है वो हमको चुनना है। कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल और एसी, तो इनमें से अलग जो हमें दिख रहा है सही पता है एसी होगा। कंप्यूटर और लैपटॉप एक मोबाइल एक तरह की जो डिवाइस है, एसी इनसे अलग है, सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यदि एक सांकेतिक भाषा में कोडिंग लैंग्वेज में SMEAL SMEAL को लिखा जाता है, ये कुछ कोड के सिंबल्स दिए गए हैं, तो ALELSME है, इसको क्या लिखा जाएगा इसी भाषा में। देखिए हमको यहाँ पे जो SMEAL 5 जो अल्फ़ाबेट दिए गए हैं इनकी कोडिंग पता है हमें, किसके SK में ये सिंबल यूज करना है, M का प्लस, E का हैश, A का @ और M% हमारा L का आएगा। तो यही अल्फ़ाबेट यहाँ पर है, तो इनके रिस्पेक्ट में ये लिख देंगे ऑप्शन में, तो इनके जो कोड आएगा वो बनेगा ऑप्शन डी सही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन डी सही होगा। इसी के बेस पे ये डायरेक्ट यहाँ से हमको सिर्फ इसके कोड लिखने हैं, ये सिंबल्स लिखने हैं इनके रिस्पेक्ट में, सेम अल्फ़ाबेट यूज हुए हैं इस वर्ड में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैथ्स का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। माना n सबसे बड़ी संख्या है, n कोई नंबर है जो कि 1305, 4665, 1305, 4665 और 6905 को विभाजित करके समान शेष छोड़े। ओके, जब इनको इस नंबर से विभाजित किया जाता है तो समान जो है शेष बचता है। तो n के, ये अंत का योग नहीं है, ये अंकों का योग है, ये थोड़ी प्रिंटिंग में मिस्टेक है, अंकों का योग बताना हमको n के नंबर के। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना होगा, ऐसे क्वेश्चन में जब बड़ी संख्या बोला जाए तो उसमें HCF का यूज होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या जो महत्तव समापवर्तक बोलते हैं। इसमें क्या होगा, जो नंबर आएगा वो आएगा, एक बार तो हम करेंगे 6905 में से इसको सब्ट्रैक्ट, इसको माइनस करेंगे, फिर 6905 में से इसको माइनस करेंगे, और फिर जो बचे हुए नंबर हैं इसमें से इसको माइनस करेंगे। इन तीनों नंबर का HCF आएगा। ओके, तो 6905 में से इसको माइनस करेंगे हम, तो हमारा बचेगा 3360। आप कर लेना, एक बार देख लेना इसको, ये मैंने सोल्व कर लिया आपके लिए। और
और अगर इसमें से ये नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 2240। और फिर अगर ये बड़े नंबर में से बिल्कुल सबसे छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा ये 5600 हमारा। इन तीनों का जो HCF आएगा वो आएगा हमारा नंबर, यहाँ पर जो रिक्वायर्ड नंबर है वो आएगा। तो इनका HCF आएगा 1120। तीनों नंबर्स के उनके डिफरेंस का HCF आया, तो ये आया हमारा नंबर। और नंबर में हमने इस नंबर में अंकों का जो जोड़ है वो बताना है। तो 1 + 1 + 2 + 0, तो ये जोड़ हुआ 4। तो 4 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए सही होगा। ओके, तो ध्यान से देखना आपको ये क्वेश्चन। 17 गेंदों को, एक और मैथ्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने से जो 5 है, 5 गेंद को क्रम नहीं क्रय है, क्रय कीमत पर जितना नुकसान होता है। अगर 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचा जा रहा है तो जो 5 गेंदों का क्रय मूल्य है, जो कॉस्ट प्राइस है, उसके इक्वल नुकसान होता है, लॉस होता है। तो एक गेंद की कीमत पूछी गई है, क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस पूछा गया। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जिनमें जो ये नुकसान या फ़ायदा दिया जाता है क्रय मूल्य या फिर विक्रय मूल्य की फॉर्म में। अगर क्रय मूल्य की फॉर्म में दिया जाता है तो हम एक गेंद का जो क्रय मूल्य मानते हैं वो 1 रुपया मान लेते हैं। अगर विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस की फॉर्म में अगर ये लॉस या वो दिया जाता है, लॉस या प्रॉफिट, तो फिर हम विक्रय मूल्य को 1 मानते हैं। यहाँ पे हमने माना एक गेंद का क्रय मूल्य 1 है, मान लिया। तो यहाँ पर जो 17 गेंदें हैं उनका क्रय मूल्य क्या होगा, कॉस्ट प्राइस की बात कर रहे हैं तो 17 रुपये होगा। लेकिन 5 जो गेंदें हैं उनका क्रय मूल्य होगा 5 का लॉस है। यहाँ पे 17 में से अगर 5 का लॉस करेंगे तो ये हमारा मिलेगा विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस 12 आएगा, यहाँ पे 17 - 5 करेंगे। ओके, सेलिंग प्राइस आया 12, लेकिन दिया क्या गया है, 12 की वैल्यू दी गई है, जो सेलिंग प्राइस दिया गया है वो दिया गया 720। ये 17 गेंदों का सेलिंग प्राइस आया यहाँ पे 12 की वैल्यू दी गई है 720। तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 12 × 6 = 72 और 1 60। ओके, 12 × 6 = 72 और फिर ये 0 की 0, तो 60 आई। और 1 माना था हमने एक गेंद का क्रय मूल्य, और यही हमको निकालना है क्वेश्चन में। तो आंसर आया 60। तो 60 रुपीज़ ऑप्शन डी सही होगा। ओके, ऑप्शन डी सही होगा इसका, 60 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट फिर से एक क्वेश्चन है मैथ्स का ही। ए और बी 2 परीक्षा कक्ष हैं, 2 कमरे हैं ए और बी। उनमें क्या है, 10 विद्यार्थियों को अगर ए से बी में भेज दिया जाए तो हर एक कक्ष में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है। ओके, और नेक्स्ट है, यदि 20 विद्यार्थी बी से ए में भेज दिए जाए तो विद्यार्थियों की संख्या ए और बी से ए में जो है बी से दुगनी हो जाती है। तो कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या क्या है? देखिए, ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए हमेशा ऑप्शन से हम करेंगे इसको। ओके, तो देखते हैं, ये मैंने सोल्व कर लिया है। इसका ऑप्शन सही होगा सी के अनुसार देखा जाए तो 100 अगर ए में है और बी में कितने आएंगे उसके अकॉर्डिंग, ये ए में है, अगर बी में देखे जाएं इसके अकॉर्डिंग तो कितने आएंगे, 10 विद्यार्थी अगर यहाँ से कम करते हैं तो 90 आएंगे। और यहाँ पे ऐड भी करने हैं, ये यहाँ पे 90 लाने के लिए यहाँ पे 80 होने चाहिए। ओके, तो शुरू में जो आए वो 100 ए में आए और बी में है 80। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, इसमें से 10 माइनस करेंगे, 90 आए, इसमें 10 प्लस करेंगे बी में, ये बी के हैं ये ए के हैं, इसमें 10 प्लस करेंगे तो 90 आएंगे इसके। तो बी में 80 है शुरू में और इसमें है। तो दूसरी कंडीशन और देख लेते हैं, अगर बी से ए में 20 विद्यार्थी जाएंगे, 80 हैं यहाँ पे, 20 वहाँ पे चले गए, वहाँ पे 120 हो गए, यहाँ पे 60 बचे हैं। तो ये ऑब्वियसली इसका जो है डबल हो गया, 60 का डबल 120। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन सी है जो हमारा 100 वो सही ऑप्शन है। ऐसे आपको बाकी ऑप्शन भी चेक करने होंगे, ये मैंने आपको बता दिया, ये सही ऑप्शन है, ये मैंने चेक कर लिया। नेक्स्ट फिर से मैथ्स का एक क्वेश्चन है, 2 ट्रेनों की गति के बीच का अनुपात दिया है 7:8। यदि दूसरी ट्रेन 4 घंटे में 400 किलोमीटर की यात्रा करती तो पहली ट्रेन की गति पूछी गई। देखिए, दूसरी ट्रेन है जो 4 घंटे में 400 किलोमीटर, 1 घंटे में 400/4 यानी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की उसकी रफ्तार हो गई। 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 100 किलोमीटर पर आवर। लेकिन इसका रेशियो दिया गया, उसमें 8 दी गई है इसकी वैल्यू। तो क्या करेंगे, रेशियो से हम कैसे डायरेक्ट सोल्व करेंगे। 8 की वैल्यू दी गई है 100 इसकी स्पीड आई थी अभी,
हमको 7 की रिस्पेक्ट में वैल्यू निकालनी है। एक की वैल्यू 100/8 और 7 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे 7 की निकालने के लिए। जो 7 की वैल्यू होगी वो 100/8 इंटू 7, तो 100/8 आएगा जो सोल्व करेंगे तो आप ये आएगा 12.5 और मल्टीप्लाई में 7 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन डी 87.5 किलोमीटर प्रति घंटा। आप ये एक बार मल्टीप्लाई कर लेना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये मैंने सोल्व कर लिया है, आपको बता दिया। ओके, तो ये आपको जो कंसेप्ट है वो समझ आ गया होगा कैसे करना है, डायरेक्ट रेशियो से करेंगे हम। 1 घंटे में एक नाव 11 किलोमीटर प्रति घंटे धारा के साथ जाती है, यानी धारा के साथ, यानी यू से डिनोट करते हैं हम, 11 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी रफ्तार है। और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की धारा के विरुद्ध वी से डिनोट करते हैं, तो ये 5 किलोमीटर की इसकी रफ्तार है। तो पूछा गया नाव की शांत पानी में गति। ओके, तो शांत पानी में गति के लिए हम हमेशा फॉर्मूला यूज करते हैं डायरेक्ट u + v/2। तो 11 + 5 करेंगे बटे 2 करेंगे तो 16/2 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन सही होगा हमारा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट एक एल्जेब्रा के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 प्लस 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, तो ये ए की क्यूब बनेगा, यहाँ से ये बी की क्यूब बनेगा, यहाँ फिर से ए की क्यूब और ये बी की क्यूब। तो इसके फॉर्मूले पे बेस्ड है ये। हमको पता है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का क्या फार्मूला होता है, ये होता है ए प्लस बी और इंटू में ए² माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो नोट करेंगे ये फॉर्मूला और इसको यूज करेंगे तब क्या होगा, ऊपर आएगा ए प्लस बी 0.1 प्लस 0.2 और फिर आएगा 0.1 का स्क्वायर 0.01 माइनस 0.1 इंटू 0.2 0.02। ये पॉइंट के बाद के जो दशमलव के बाद स्थान आ रहे हैं ये आपको बिल्कुल ध्यान से करने होंगे, इसमें मिस्टेक करोगे तो आप गलत आंसर चुन लोगे। फिर 0.2 का जो स्क्वायर है वो आएगा 0.04। तो ये ऊपर जो हमारा आएगा उसको सोल्व करेंगे तो ऊपर आएगा 0.3 मल्टीप्लाई 0.03। ओके, अब मैं नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में उसको सोल्व करता हूँ। ये आएगा ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब वाला, फिर से फॉर्मूला यूज करेंगे ए प्लस बी यानी 0.2 प्लस 0.4 और मल्टीप्लाई में a² 0.04 प्लस ए बी माइनस ए बी 0.08 और प्लस b² 0.16। ओके, तो ये आएगा, इसको सोल्व करेंगे हम नीचे तो ये वैल्यू आएगी हमारी, आप नोट करते चलिए इसको जो मैं बता रहा हूँ आपको। नीचे वाली वैल्यू आएगी 0.6 और मल्टीप्लाई में 0.12। ओके, तो अब हम इनको सोल्व करेंगे। ऊपर और जो नीचे दशमलव के स्थान है वो लगभग बराबर हैं, तो इनको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 3 ऊपर और 3 यानी 0.3 और 0.03 को हमने 3 लिख लिया, क्योंकि नीचे भी ऐसे ही दशमलव के स्थान है 6 और 12। इनको क्रॉस करेंगे एक दूसरे से, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, नीचे 1/8, 4 और 2 की मल्टीप्लाई 8 आई, तो आंसर आया आखिरी में 1/8। लेकिन इसमें भी दशमलव में दिया गया आंसर, तो 1/8 को हम जब डिवाइड करके करेंगे 0.125 ये आंसर आएगा। ओके, तो आशा करता हूँ ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, आपको समझ आ गया होगा। अगर आपका फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में दोबारा से पूछ लेना। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे प्रचुर मात्रा में, सबसे ज़्यादा मात्रा में ब्रह्मांड में जो तत्व पाया जाता है वो कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन बी हाइड्रोजन। विटामिन डी की कमी का परिणाम, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? आंसर बी सही होगा, रिकेट्स। पृथ्वी का सबसे सघनतम पदार्थ, सबसे जो डेंसर जो सबस्टांस है पृथ्वी पर वो कौन सा है? सही आंसर होगा कॉपर, Cu से डिनोट करते हैं। कैमरा छवि, कैमरे में जो छवि बनती है, जो इमेज बनती है, उसके लिए बनाने के लिए खालिस्तान का प्रयोग करता है। तो कैमरा किस लेंस का प्रयोग करता है, यहाँ पे ये पूछा गया। सही आंसर होगा उत्तल लेंस, यानी जो कन्वेक्स लेंस होता है। 23 सीएनजी का पूरा नाम, सीएनजी जो गैस होती है हमारी उसका पूरा नाम क्या होता है? तो इन ऑप्शन में से ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं, तीनों ऑप्शन गलत है। इसका पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। निम्नलिखित में ध्वनि के लिए कौन सा जो उत्तर है या ऑप्शन है वो सत्य है? तो ध्वनि के लिए साउंड से रिलेटेड, तो सही आंसर होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती, ये सही उत्तर है। ध्वनि गैस के माध्यम से गमन नहीं कर सकती, ये गलत है। गैस में चल सकती है ध्वनि,
क्रॉस कर सकती है, और तरल पदार्थों में भी कर सकती है क्रॉस, और ठोस पदार्थों में भी। ओके, ठोस जो सॉलिड मीडियम होता है उसमें भी जा सकती है, क्रॉस कर सकती है। तो सिर्फ ये निर्वात यानी जो वैक्यूम होता है उसमें नहीं जा सकती। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अब इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, इंग्लिश के सेक्शन से। चूज द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। एक इडियम पूछी गई है और यहाँ पे ये मिस्टेक से इडियम दी नहीं गई है। ये इडियम है यहाँ पे टू ड्रॉ, नोट कर लीजिए आप, टू ड्रॉ दी, ये थोड़ी प्रिंटिंग में मिस्टेक है, लाइन। इडियम है यहाँ पे टू ड्रॉ दी लाइन, उसका मीनिंग पूछा गया है, तो आप ये नोट कर लेना, टू ड्रॉ दी लाइन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, टू सेट लिमिट्स, अपनी लिमिट सेट करना। चूज दी ऑप्शन दैट इज अपोजिट टू, अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड चुनना है। कॉर्डियल, कॉर्डियल का अपोजिट क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एनेमी। एनेमी होता है शत्रु और कॉर्डियल होता है हमारा जो मित्र होता है या फ्रेंडली होता है, प्रिय, उसको कॉर्डियल बोलते हैं। चूज दी वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन डेफिनेशन। एक डेफिनेशन दी गई है, उसके लिए वन वर्ड बताना है, एक ही वर्ड बताना क्या आएगा। ए ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, जो एक बुक्स का बहुत ही ज़्यादा लवर होता है उसको क्या बोलते हैं? सही आंसर होगा यहाँ पे हमारा, ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए बिब्लियोफाइल, और जो स्पेलिंग है वो भी ध्यान से देखेंगे, BIBLIOPHILE। सही आंसर बिब्लियोफाइल, ए लवर ऑफ बुक्स। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द सेंटेंस। एक अल्टरनेटिव हमें चूज करना है, जो ये सेंटेंस दिया गया है इसको कंप्लीट करने के लिए, यानी खालिस्तान में क्या वर्ड आएगा। तो ये है आई इफ़ आई ब्लैंक, देखते हैं ध्यान से, इफ़ आई ब्लैंक यू आई वुड हैव टोल्ड हिम द ट्रूथ। तो यहाँ पे सही जो अल्टरनेटिव आएगा ब्लैंक में वो आएगा वर, आंसर होगा आई वर। और यहाँ पे मैं आपको एक रूल बताना चाहूँगा ग्रामर का, जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उनमें इफ़ प्लस वर प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3। एक बार और बताता हूँ, इफ़ प्लस वर प्लस जो आएगा वुड हैव प्लस V3, ये कंडीशनल सेंटेंस में रूल यूज होता है, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए आप इसको ध्यान से देख लीजिए। इसमें सेंटेंस दिया गया है, उसमें एरर बताना है, एरर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। Even now when I see the spot, I am reminded of an unique incident that took place several years ago. No error है फोर्थ ऑप्शन। तो इन ऑप्शन में से किस पार्ट में जो है एरर है ये बताना है। सही आंसर होगा ऑप्शन, जो ये 2 नंबर का सेंटेंस है, ये देखते हैं किस ऑप्शन में है। ये है बी, जो बी है ऑप्शन उसमें है। तो सेकंड जो सेंटेंस है उसमें एरर है, इसमें एम नहीं आएगा, ये पास्ट का कुछ चीज़ बता रहा है इंसिडेंट, इसलिए आई रिमाइंडेड ऑफ एन यूनिक एक्सीडेंट आएगा, यहाँ पे एम नहीं आएगा। तो ये आप नोट करेंगे, ध्यान देंगे। नेक्स्ट हिंदी जो भाषा का सेक्शन है वो करते हैं। ये क्वेश्चन हिंदी भाषा से रिलेटेड है। बहुत ही मूर्ख होना किस मुहावरे का अर्थ है? पूछा गया, ये उल्टा पूछा गया है। वैसे जनरली क्वेश्चन आते हैं, किसी मुहावरा दे दिया जाता है, उसका अर्थ पूछा जाता है, इसमें उल्टा पूछा गया, मुहावरा पूछा गया है और उसका अर्थ दे दिया गया है, बहुत ही मूर्ख होना। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मिट्टी का माधव, उसका जो मीनिंग होता है, अर्थ होता है, वो होता है बहुत ही मूर्ख। निम्न में कौन सा उदाहरण है जो रूपक अलंकार का, अलंकार से रिलेटेड, इसमें भी ये उल्टा क्वेश्चन पूछा गया है। जनरली जो अलंकार के लिए कुछ लाइनें दी जाती हैं उनमें अलंकार पूछा जाता है कौन सा, इसमें उल्टा पूछा गया, किसमें रूपक अलंकार है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, माधव जी मैंने राम रतन धन पायो, और ये पायो जी होता है वैसे भी। निम्न में कौन सा युगम सही नहीं है? कुछ युगम दिए गए हैं समाज से रिलेटेड और पूछा कौन सा सही नहीं है। 3 ऑप्शन सही है यहाँ पे और एक गलत है, वो बताना हमको गलत कौन सा है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आजीवन है जो, ये गलत है, यहाँ पे सही नहीं है। आजीवन में जो समास होता है वो मैं बताना चाहूँगा, वो होता है कर्मधारय, कर्मधारय समास होता है, लेकिन यहाँ पर दिया गया है जो तत्पुरुष समास, तो ये इसलिए गलत है। नीलकमल में कर्मधारय समास सही है, चौराहा में द्विगु और यथाशक्ति में अव्ययभाव समास। दोहा खालिस्तान मात्रिक छंद है। दोहा किस प्रकार का एक मात्रिक छंद होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्धसम नाम, अर्धसम जो प्रकार का ये एक छंद है। निम्न में कौन सा वाक्य सरल है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं वाक्य के, और उनमें पूछा गया सरल वाक्य, बिल्कुल सिंपल जो वाक्य है वो कौन सा है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए, साहित्य समाज का दर्पण है।
बाकी वाक्य देखेंगे तो उसने कहा कि में थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जटिल सेंटेंस वाक्य। और बाकी जो ऑप्शन है उनमें भी ऐसे ही है, मैं खाना खा चुका और तब वह आया। ओके, तो थोड़ा ये बिल्कुल सिंपल नहीं है, सिंपल में सिर्फ एक ही बात बताई जाती है एक टाइम पे। जैसे ही सूर्योदय हुआ, ये भी थोड़ा बड़ा सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, निम्न में कौन सा संधि विच्छेद सही है? संधि विच्छेद दिया गया है, देखिए जो हिंदी का सेक्शन दिया गया है इस जो एग्ज़ाम में, वो थोड़ा क्वेश्चन घुमा फिरा के बनाए गए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, थोड़े अलग से उल्टे टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो संधि विच्छेद पूछा गया, सही कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे देखते हैं, तो सही आंसर होगा ऑप्शन जो है डी, सदा प्लस एव, सदैव होता है ये। और जो गण और ईस होता है, इसमें बड़ी ई आती है, इसलिए ये गलत है। भो प्लस अन नहीं होता, भो होता है, ये भौ दिया है यहाँ पे। जगत में तो हलंत होता है तय के साथ, और ये अनाथ नहीं नाथ होता है। ओके, तो इसलिए ये गलत है, और सदा प्लस एव सही है। फिर हरियाणा जीके के क्वेश्चन आए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये हरियाणा के एग्जाम्स के लिए। स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म किस जिले में हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था रोहतक जिले में। अरावली पर्वत श्रेणी है जो हरियाणा के किस भाग में है? ये सही आंसर होगा दक्षिणी भाग में, साउथ पार्ट में। हरियाणा में निम्नलिखित में कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला? तो सही है, याद करेंगे हम, ऑप्शन ए सही है, पंचकुला जिला है जो सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला। चंडीगढ़ शहरी और आधुनिक वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसकी रूपरेखा बनाई थी, इसकी रूपरेखा किसने बनाई थी? चंडीगढ़ को बनाया था। इसकी रूपरेखा जो डिजाइन बना वो कार्बूजियर ने, ली कार्बूजियर, फ्रांस के ये एक आर्किटेक्ट थे। हरियाणा विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं? तो विधानसभा में टोटल जो 90 सीटें हैं, उनमें से 17 सीटें जो है रिजर्व सीटें हैं, आरक्षित सीटें। निम्नलिखित में कौन सा हरियाणा का 22वां जिला बना है? तो 22वां जिला सबको पता होगा, 2016 में बनाया गया था, चरखी दादरी जिला। राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र के पास, ये पस नहीं पास है, जो थानेसर में अपनी राजधानी स्थापित की, वो कहाँ पर की थी? वो कब की थी पूछा गया, कब की थी, कौन सी शताब्दी में? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 7वीं शताब्दी में। याद करेंगे, और ये भी याद करेंगे, थानेसर में की थी, कुरुक्षेत्र के पास में, राजा हर्षवर्धन ने, 7वीं शताब्दी में। कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में है? हरियाणा के जो पूर्व में ईस्ट में है, वो कौन सा राज्य ये पूछा गया है। सही आंसर होगा यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश, यूपी है हरियाणा के पूर्व में। संदेश साप्ताहिक पत्रिका, जो संदेश नाम की पत्रिका है, वो उसकी शुरुआत किसने की थी? ये की थी नेकीराम शर्मा ने। निम्न में हरियाणा की राजभाषा कौन सी है? तो हरियाणा की राजभाषा है वो हिंदी है, ऑप्शन सी सही होगा। हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री उप प्रधानमंत्री बने? भारत देश के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने वो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, चौधरी देवीलाल। सही आंसर ऑप्शन बी। मांझी साहिब गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? जो मांझी साहिब गुरुद्वारा है वो अम्बाला जिले में है। अंतरिक्ष अभियान में कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी? तो यह हुई थी 1 फरवरी 2003 को। तो फ्रेंड्स, जितने भी हरियाणा जीके के क्वेश्चन हैं, ये बाकी सभी हरियाणा की जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इनको ध्यान से देखिए। विभाजन के पश्चात पंजाब का जो पूर्वी न्यायालय है, जो वहाँ का कोर्ट है, वो कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ये किया गया शिमला में, ऑप्शन सी सही है, शिमला में। निम्नलिखित में कौन सा मंत्री निर्वाचन क्षेत्र नारनौंद से संबंध है? जो नारनौंद का निर्वाचन क्षेत्र है, वहाँ से कौन से मंत्री हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कैप्टन अभिमन्यु का जो निर्वाचन क्षेत्र है वो नारनौंद है। रणदीप हुड्डा किस शहर से संबंधित है? बॉलीवुड के काफ़ी फेमस जो एक्टर हैं, अभिनेता है रणदीप हुड्डा, वो हरियाणा के रोहतक शहर से संबंधित है। कवि तुलसीदास शर्मा दिनेश किस जिले से संबंध है उनका? तो इनका संबंध है भिवानी जिले से। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले जो अंतिम शासक थे, अंतिम हिंदू शासक थे, वो कौन थे? वो थे हेमचंद्र। कई बार पूछा गया एग्जाम्स में ये क्वेश्चन। हरियाणा में राजा हर्ष का टीला, जो राजा हर्ष थे, हर्षवर्धन थे, उनका टीला हरियाणा में कहाँ पर है? थानेसर, कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
पानीपत की तीसरी लड़ाई, जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई वो किस वर्ष हुई? तो ये हुई 1761 में। पहले भी याद करेंगे, पहली 1526 में, दूसरी 1556 में और तीसरी 1761 में। अब कुछ जो इम्पोर्टेंट जो फार्मासिस्ट का जो सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है वो अब आए हैं, वो अब ध्यान से देखिए। D&C अधिनियम की जो अनुसूची है, जो दवाओं के पैक के आकारी के साथ संबंधित है, पैकिंग से रिलेटेड है, तो वो अनुसूची कौन सी है? ये है अनुसूची P1। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। राचेल्फिया का पर्याय क्या है? जो राचेल्फिया है इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है इंडियन स्नेक रूट। कौन सा परीक्षण विशेष रूप से अपरिष्कृत दवा होती हैं जो उनमें कार्डियक ग्लाइकोसाइड के स्थानीयकरण के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है बालगेट का परीक्षण। एक मेडिकल साइंस का एक फार्मासिस्ट से रिलेटेड ये एक परीक्षण है, टेस्ट है, ये किया जाता है इसमें। निम्नलिखित चरणों में से किस एक में जो रंगकों को शुगर कोटिंग प्रक्रिया में मिलाया जाता है? जो शुगर कोटिंग की प्रक्रिया में है, कौन सा ये एक चरण मिलाया जाता है? तो ये होता है सिर्फ कोटिंग। आंसर होगा ऑप्शन सी, सिर्फ कोटिंग। फ्रेंड्स, ये फार्मासिस्ट के जो सब्जेक्ट के क्वेश्चन है, ये तो एग्जाम में स्पेशली आने ही आने हैं, काफ़ी क्वेश्चन आने हैं यहाँ से, इसलिए इनको ध्यान से देखिए आप, कई क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होंगे। एक एंटी हाइपेंटिव दवा टेरामाइसिन है, उसका कैसे काम करती है वो? तो वो काम करती है, ऑप्शन ए सही होगा, अल्फा-1 एंडेंसेप्टेंस का अवरोधन करके ये काम करती है टेरामाइसिन। कण का आकार मुख्यतः किसके द्वारा तरल ऊर्जा मील में कम हो जाता है? तो ये किया जाता है कम समाघात और सन्निकर्षण से। ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे। एरोमेटेज इनहिबिटर, ये है जो किस चीज़ का उदाहरण है? तो ये है लेट्रोजोल का उदाहरण है एरोमेटेज इनहिबिटर। 63 क्वेश्चन देखते हैं। परिधीय तंत्रिका शोध किसका मुख्य दुष्प्रभाव है? यानी किसके दुष्प्रभाव से ये परिधीय तंत्रिका शोध होता है? तो ये होता है, ऑप्शन बी सही होगा, आइसोनियाजिड। शल्य चिकित्सा यानी जो सर्जिकल ड्रेसिंग होती है, उसके लिए जो मानकों के साथ कौन सी अनुसूची संबंधित है? उसके जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, मानक होते हैं, कौन सी सूची में आते हैं वो? तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अनुसूची F2। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति का प्रमुख संरचनात्मक घटक कौन सा है? सही आंसर होगा पेप्टिडोग्लाइकैन, ऑप्शन डी। एकाकी सूचिकार स्फटिक किसकी विशेषता है? तो ये होती है, ऑप्शन सी सही होगा, सिनेमन बार्क की ये विशेषता है। इंजेक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाला पानी होता है, जो इंजेक्शन में यूज करते हैं, रोगाणु रहित आसुत जल से अलग है। जो रोगाणु रहित आसुत जल होता है उससे ये अलग होता है, क्योंकि वह खालिस्तान से मुक्त होता है, क्योंकि ये जो पायरोजेंस होते हैं उनसे मुक्त होता है। 100 प्रतिरक्षित रोग कौन सा है? इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा रोग ऐसा जो 100 प्रतिरक्षित है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, माइस्थेनिया ग्रेविस। जो पेनिसिलिन है उसमें खालिस्तान से जुड़ा हुआ एक बीटा लैक्टम रिंग होता है, तो ये होता है थायाजोलिडिन रिंग से जुड़ा। 70 क्वेश्चन देखते हैं। वंजा थायाडाइजीन डाईयूरेटिक्स है जो, उसमें 7वां स्थान किसके द्वारा भरा हुआ है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सल्फोनामाइड समूह के द्वारा, सल्फोनामाइड ग्रुप के द्वारा। ओके, तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो फार्मासिस्ट के सब्जेक्ट से रिलेटेड है, इनको ध्यान से देखिए। आरएनए में पाया जाने वाला जो चिरिमिडीन न्यूक्लियोवेज है वो क्या होता है? तो ये आंसर होगा यूरिसिल होता है ये, आरएनए में यूरिसिल। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्राम स्टेनिंग में किस प्रकार के रंग नए बनाए रखते हैं? ओके, जो किस प्रकार के रंग बनाते हैं ये बैक्टीरिया? ये बनाते हैं बैंगनी यानी वायलेट कलर। न्यूजोल है वो क्या होता है? सही आंसर होगा खनिज तेल, एक प्रकार का एक मिनरल ऑयल होता है न्यूजोल। जो पराबैंगनी प्रकाश होता है यानी जो अल्ट्रावायलेट लाइट होती है, उसके तहत भारतीय रूबार्व प्रतिदीप्ति है जो, उसमें जो दिखाता है
वो खालिस्तान होता है। वो क्या चीज़ होती है? वो होता है बैंगनी रंग। जो ये अल्ट्रावायलेट लाइट की जो प्रतिदीप्ति में दिखाता है वो बैंगनी रंग दिखाता है। 75 क्वेश्चन, कौन सा पानी में घुलने वाला विटामिन है? इन ऑप्शन में से जो पानी में वाटर सोल्यूबल विटामिन है, ऑप्शन डी विटामिन बी। जो विटामिन बी और सी होते हैं वो होते हैं वाटर सोल्यूबल, और जो वाटर में पानी में जो घुलते नहीं हैं वो होते हैं ए, डी, ई और के। ये चारों वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं, बी और सी सोल्यूबल होते हैं। आइबुप्रोफेन किसका व्युत्पन्न है? ये किससे उत्पन्न होता है? आंसर होगा फेनिल अल्फा मैथी एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी सही होगा। यूवी यानी जो अल्ट्रावायलेट है उसके क्षेत्र में प्रकाश का अवशोषण किस में परिवर्तन लाता है? किस चीज़ में ये परिवर्तन लाता है? ये लाता है अणु की विद्युत ऊर्जा में। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है अणु की, एटम की, उसमें ये चेंज लाता है अल्ट्रावायलेट। 78 क्वेश्चन देखते हैं। विचित्र त्रिविम समवायी जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं है। ऐसे समवायी जो एक दूसरे के जो मिरर इमेज दर्पण प्रतिबिंब नहीं है उसे क्या कहते हैं? इनको किस नाम से बुलाया जाता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। 78 क्वेश्चन का ऑप्शन ए, डाइस्टीरियोमर्स। सुक्रोज एक डाइसैकराइड है। सुक्रोज होता है वो डाइसैकराइड होता है एक। तो ये किससे बना होता है? इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं कौन से होते हैं? आंसर होगा ऑप्शन ए सही, अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। तो सुक्रोज में अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इस पेपर का जो आखिरी क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन। इरेक्टाइल जो डिसफंक्शन होता है उसमें इस्तेमाल की जाने वाली जो सिल्डेनाफिल की क्रियाविधि है वो कैसी होती है, क्या होती है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फास्ट डाइस्टेरोज वी इनहिबिटर। ये जो प्रक्रिया होती है ये होती है फास्ट डाइस्टोरेज वी इनहिबिटर। तो फ्रेंड्स, जो ये फार्मासिस्ट का जो एग्ज़ाम का जो पेपर था उसके हमने सभी क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लिए। आशा करता हूँ जब ये वो आने वाला जो ये एग्ज़ाम है फार्मासिस्ट का उसके लिए ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, और जो बाकी भी जितने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के कमीशन के जो पेपर होंगे आगे उनके लिए भी ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ओके, तो फ्रेंड्स ये हमने सभी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे जो ये वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ, जो क्वेश्चन कराता हूँ, अगर आपको पसंद आ रहे हैं और आपके लिए थोड़े भी हेल्पफुल हो रहे हैं तो आप हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए। और जो डेली हमारी क्लासेज के लिए, डेली वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। उससे आपको हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे और आप आसानी से हमारी वीडियोज़ को देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस पेपर के साथ ही आज की वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चन और अच्छे पेपर्स के सॉल्यूशन के साथ। तो फ्रेंड्स, थैंक यू।